नमस्कार आप सभी जुड़ने वाले साथियों का गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन। भारतीय राज्य व्यवस्था की पॉलिटी की वीडियो सीरीज में हम राष्ट्रपति यानी कि संघ सरकार के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे। आज का जो हमारा वीडियो है वो कल के वीडियो से ही आगे अपने कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात कर रहे थे कल। उसी के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम आगे कुछ और कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो कल वाले मैटर को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए अपने आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया का जो उल्लेख आता है वो हमारे पास कौन से नंबर अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 55 में। यानी कि राष्ट्रपति की क्या रहेगी, इसमें निर्वाचन की प्रणाली क्या होगी, इसके बारे के अंदर इसमें सारा वर्णन इसमें मिलता है। अब मैंने बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो प्रणाली काम में आती है उसमें मुख्य रूप से दो सिद्धांत काम में लेते हैं। एक सिद्धांत का नाम था समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत। इन दोनों के अर्थ मैंने आपको बताए थे कि समरूपता का अर्थ हमारा यह है कि जितने भी राज्य हैं भारत के, उन तमाम राज्य के जो प्रतिनिधि का मतलब जो एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उन एमएलए के वोट वैल्यू को जब हम ज्ञात करते हैं, मत मूल्य को हम ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम एक समान प्रक्रिया अपनाते हैं। पूरे भारत के एमएलए के मत मूल्य की गणना एक ही फॉर्मूले से करते हैं अपने। तो इसको हमने नाम दिया था किसका, समरूपता के सिद्धांत का। और ये फॉर्मूला जब हमने देखा था तो हमने देखा था राज्य की जनसंख्या बटा में हमें भाग देना है किसका, राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। जैसे राजस्थान के लिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सपोज दैट अपने पास 200 हैं, तो इसमें 200 का भाग दे लेंगे। ऊपर राज्य की हमें जनसंख्या का डिवाइडेशन देना है। तो जनसंख्या जो मैंने बताई थी आपको, इसका आधार जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, 1971 की जनसंख्या रहेगा। ठीक है, जिस राज्य की जितनी जनसंख्या 1971 में थी उसी हिसाब से इसका वोट वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, मत मूल्य हम इसका ज्ञात करेंगे। गुणा में मैंने बताया था 1 बटा में हमें क्या करना है, 1000 करना है। ठीक, तो इस आधार पर हमने देखा था कि 2026 तक के लिए हमने जनसंख्या का आधार फिक्स कर रखा है कौन सा, 1971 की जनसंख्या। तो ऐसा जो संभव हुआ था 1971 की जनसंख्या का आधार जो हमने 2026 तक फिक्स किया है, ये कौन से संविधान संशोधन से कर रहे थे हम, 84वें संविधान संशोधन से। और एक बात हमने और भी डिस्कस की थी कि इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले कहां से हुई थी, 42वें संविधान संशोधन से हुई थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में हुआ था ये संशोधन। और इसमें हमने सबसे पहली बार 1971 की जनसंख्या को क्या बनाया था, आधार बनाया था। इससे पहले मत मूल्य वाला सिस्टम नहीं था। 1971 के बाद ही हमने इसको लागू किया है। कहने का मतलब ये मत मूल्य की गणना वाला जो आधार है 1971 की जनसंख्या को हमने बनाया है कौन से संविधान संशोधन से, 42वें संविधान संशोधन। और इस आधार पर हमने अलग अलग राज्यों के मत मूल्यों के बारे में भी देखा था कि सबसे ज्यादा मत मूल्य जो है एक एमएलए का कौन से राज्य के एमएलए का रहता है, उत्तर प्रदेश का, 208। उसके बाद में हमने देखा था राज्य घटते हुए क्रम में झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और इसके बाद चौथे नंबर पर किसको देखा, बिहार को। न्यूनतम मत मूल्य जो है हमारे किसी भी राज्य का वो है सिक्किम का। सिक्किम का एक एमएलए जब वोट डालता है राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसका वोट वैल्यू कितनी गिनी जाती है, 7 गिनी जाती है। जब हमने राजस्थान के एक एमएलए के मत मूल्य की बात की थी तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 129। और सेम राजस्थान के बराबरी मत मूल्य वाला एक स्टेट और भी है भारत का, कौन सा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के एमएलए का मत मूल्य बिल्कुल क्या है, बराबर है। फिर ये वाली पॉइंट हमने समरूपता का मतलब क्या है, तो वही हमने देखा था कि सभी राज्यों की जनसंख्या और विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग है। यही तो हमने फॉर्मूला लिया था कि 1971 की जनसंख्या बटा में निर्वाचित एमएलए की संख्या। ठीक है, तो 1971 में हर एक राज्य की जनसंख्या अलग अलग थी और हर एक राज्य की निर्वाचित एमएलए की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसका मतलब जो वोट वैल्यू निकलेगी वो हर एक राज्य के लिए क्या निकलेगी, अलग अलग निकलेगी। हर एक राज्य के लिए वोट वैल्यू क्या निकलेगी, अलग अलग। फिर दूसरा इसी सिद्धांत का एक नाम और था हमारे पास, कौन सा, समतुल्यता का सिद्धांत। कौन सा, समतुल्यता। और समतुल्यता का मतलब मैंने बताया था कि एक तरफ देश के सारे एमएलए के वोट वैल्यू को जोड़ लेंगे, अपने पूरे देश में जितने भी एमएलए हैं उन सब का मत मूल्य जोड़ लें, और ये मत मूल्य बराबर हो जाना चाहिए किसके, संसद के सदस्यों के मत मूल्य के। संसद के सदस्यों के मत मूल्य के क्या हो जाना चाहिए, बराबर। तो हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं, इक्विवेलेंट हो गए हैं, समतुल्य हो गए हैं। तो समतुल्यता का मतलब सभी राज्य विधानसभाओं के एमएलए के मत मूल्य का क्या करना है, योग करना है। ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एमपी जो सांसद होंगे उनके मत मूल्य के योग के क्या हो जाना चाहिए, समान होना। तो इस सिद्धांत को हमने नाम दिया किसका, समतुल्यता का सिद्धांत। और इसमें हमने एक एमपी का मत मूल्य जब निकाला था
तो मैंने कहा था सभी राज्य के निर्वाचित एमएलए का टोटल वोट वैल्यू जोड़ लेंगे अपने और बटा में भाग दे देंगे हमारी संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उनके कुल निर्वाचित एमपी। तो मैंने बताया था इसमें केवल हम किसको शामिल करेंगे, निर्वाचित एमपी को शामिल करेंगे, सभी को मनोनीत वालों को शामिल नहीं करेंगे। तो निर्वाचित एमपी एट ए टाइम हमारे दोनों सदनों में कितने, 776 है। और ओवरऑल अगर अपने सारे देश के विधायकों का मत मूल्य गणना करें या उसको जोड़ें तो यह संख्या हमारे पास कितनी आती है, 5,49,474। और इसके हिसाब से अगर एक सांसद का मत मूल्य निकाला जाए तो वो वैल्यू हमारी कितनी बैठती है, 708 बैठती है। तो राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य तो 129 गिना जाएगा, लेकिन राजस्थान के एक एमपी का मत मूल्य पूछ लिया तो फिर हम कितना गिनेंगे, 708। तो क्वेश्चन करते समय यह भी ध्यान रखना कि प्रश्न में वो क्या पूछ रहे हैं। कई बार हमारा माइंड 129 पे फिक्स होता है, ठीक है, और अपने एमपी देख नहीं रहे होते हैं या सांसद नहीं देख रहे होते हैं। जैसे वो कह देगा कि राजस्थान के एक लोकसभा सदस्य का राष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य कितना होगा, ठीक है, तो हम लोकसभा को ही विधानसभा पढ़ जाते हैं और वहां ऑप्शन में अपने 129 दिया होता है तो उसको सही कर लेते हैं, लेकिन लोकसभा का जो एमपी होगा उसका वोट वैल्यू 708 होगी। तो ये पूरे भारत के लिए एक ही होगी, कोई से भी स्टेट का एमपी हो, ठीक है, उसके सबके वोट वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 708 होगी। लेकिन एमएलए के वोट की वैल्यू हर एक स्टेट के लिए क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, ठीक है। जैसे यूपी के लिए सबसे ज्यादा है, सिक्किम के लिए सबसे कम है और राजस्थान की 129 है, ठीक। तो अब एक एमपी का मत मूल्य हमारे पास निकल के आया था कितना, 708। इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत इसमें था उस प्रणाली को हमने नाम दिया था किसका, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का। जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत प्रणाली अपनाई जाती है उसका नाम क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और इसमें मैंने बताया था कि यदि उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक हो, जैसे मान लो 4 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं ABCD राष्ट्रपति के पद के लिए, तो उम्मीदवारों की संख्या एक से क्या है, अधिक है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जो मतदाता होगा, चाहे एमएलए हो वोट डालने वाला, चाहे एमपी हो, वो प्रत्येक उम्मीदवार को अपना क्या देता है, वोट देता है। और वो वोट जब डालता है तो किस आधार पर डालता है, वरीयता के आधार पर डालता है। मतलब चारों को वोट देगा, लेकिन पहले ये बताएगा कि पहले नंबर पर मेरा कैंडिडेट ए पसंद है मेरी या बी पसंद है मेरी, दूसरे नंबर पर मेरी पसंद सी है और तीसरे नंबर पर मेरी पसंद क्या है, ए है, और चौथे नंबर पर अगर ये तीनों ही ना बने तो फिर मेरा राष्ट्रपति कौन बनना चाहिए, डी वाला बनना चाहिए। तो वरीयता के हिसाब से सबको वोट डाला जाएगा। तो ये जो प्रणाली होती है इसी को हम बोलते हैं क्या, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की। अनुपात में वोटों का क्या हो जाना, बंटवारा हो जाना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इसको कहा जाता है, ठीक। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, अप्रत्यक्ष तरीके से, जनता वोट नहीं डाल रही है इसमें, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं, एमपी हो चाहे एमएलए हो, ये वोट कर रहे हैं। और दूसरा मैंने बताया था राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, सीक्रेट होता है, गुप्त होता है। आप अपना मत प्रयोग करने के बाद दूसरे को नहीं बता सकते कि मैं वोट किसको दे के आया हूं, ठीक है। इस पद्धति में जीतने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक न्यूनतम कोटा चाहिए होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बने ये जरूरी नहीं है, हमें पहले क्या अर्जित करना पड़ेगा, न्यूनतम कोटा। और न्यूनतम कोटा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें जो मत चाहिए, आवश्यक मत, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। एक दो बार पेपर में ये फॉर्मूला भी पूछा गया है, क्या है देखिए आप, कैपिटल एन बटा में स्मॉल एन प्लस 1 तो यहां कैपिटल एन हमारे पास है टोटल मतों की संख्या, किसकी संख्या, टोटल मतों की संख्या, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने वोट पड़ेंगे उनकी संख्या। सपोज दैट एक छोटा सा उदाहरण अगर लें अपने, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में मान लो 2500 वोट डाले गए, कितने, 2500 वोट डाले गए, बटा में हमें कुल पदों की संख्या का एन लेना है। तो राष्ट्रपति का पद भारत में कितना है, एक ही है, तो 1 + 1 × 1 + 1 और करना है अपने को। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो 1250 + 1 यानी कि 1251 वोट हमें मिलने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 2500 वोटों में से मान लो एक को, कल मैंने बताया था 950 मिले, जैसे सपोज दैट एक को 700 मिले, एक को 500 मिले, एक को 350 मिले, तो ऐसा नहीं होगा कि 950 वाला कैंडिडेट जो है वो राष्ट्रपति बन जाएगा। उसको पहले ये निर्धारित न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाया है तो सबसे छोटे वाले जो मतदान का जो उम्मीदवार है या सबसे कम वोट जिसको मिले हैं, इसके वोट ऊपर वालों को क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये जो प्रणाली होती है इसी को हमने नाम दिया था किसका, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम बोलते हैं इसको।
तो राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम मत प्राप्त करने के कोटा प्राप्त करने का सूत्र पूछे तो कैपिटल N बटा स्मॉल n प्लस 1। अब ये फॉर्मूला केवल राष्ट्रपति के चुनाव का ही नहीं है, ये भारत में जितने भी चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं सभी में एक समान यही प्रणाली यूज में आती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और कहां काम आती है तो वैसे जनरली आपको बता देता हूं मैं। देखो जैसे मान लो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, जैसे सपोज दैट जैसे राजस्थान के अंदर राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है, 10 सीटें डिसाइड है। जैसे मान लो 4 सीटें रिक्त है हमारी, 4 सीटों के लिए मतदान हो रहा है सपोज दैट, ठीक है। तो इस मतदान के दौरान हम क्या करेंगे, देखो हमारे टोटल वोट जो पड़ने हैं मान लो वो 200 पड़ने हैं, विधानसभा के मेंबर ही वोट डालेंगे तो 200 विधानसभा के मेंबर हैं तो 200 वोट डाले जाएंगे। पदों की संख्या अब की बार एक नहीं है, पदों की संख्या कितनी है, 4 है। पदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 + 1 + 1 कहने का मतलब अगर राज्यसभा का कोई सदस्य चुना जा रहा है तो कम से कम जिस सदस्य को 41 वोट मिलेंगे वो सदस्य निर्वाचित घोषित होगा। कम से कम कितने लेने पड़ेंगे उसको, 41 लेने पड़ेंगे वोट। तो अभी हमें राष्ट्रपति के चुनाव में पढ़ रहे हैं वहां तो पद ही 1 है, लेकिन यहां पदों की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसका मतलब वोटों का बंटवारा जो होगा वो 4 के अनुपात में होगा। कहने का मतलब 41 वोट न्यूनतम प्राप्त करने पड़ेंगे उसको 200 में से, वो कैंडिडेट क्या होगा, राज्यसभा का सांसद बनेगा। ठीक है, मान लो अभी बीजेपी के पास मान लो 123 सीटें हैं या 121 सीटें जितनी भी है मान लो सपोज दैट, ठीक है। तो इन सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी अपने कितने कैंडिडेट जिता सकती है, 3 तो जिता ही सकती है कम से कम, अगर थोड़ी बहुत उठा पटक करेगी तो। मतलब 41 तो एक तरफ जाएंगे उसके वोट, पहला जीत गया उसका, फिर 41 और दे देगी, दूसरा जीत गया, फिर 41 तीसरे वाले में उसको थोड़ा सा जोर आएगा, लेकिन फिर भी कोई गठबंधन करके या करा के और वो तीसरा कैंडिडेट भी जिता लेगी। अब कांग्रेस के पास मान लो 80 सीटें हैं सपोज दैट, तो वो अपने 2 कैंडिडेट जिता सकती है वो भी, लेकिन दूसरा कैंडिडेट जिताएगी जब तो उसको भी 2 कैंडिडेट और लेके आने पड़ेंगे, जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष जो चुनाव वाला न्यूनतम कोटा है ये सभी चुनावों में लागू होता है, अकेला राष्ट्रपति के लिए नहीं है ये। जहां भी हम अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन करेंगे किसी भी पद के लिए तो वहां एक ही सूत्र लगेगा, ये न्यूनतम कोटा क्या करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस न्यूनतम कोटे के हिसाब से अगर अपने देखें तो जीत के लिए कितने परसेंट चाहिए, 50% + 1, 50% + 1 इतने वोटों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो अगर कोई प्रत्याशी मैंने बताया था न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या किया जाएगा, सबसे कम जिसने वोट प्राप्त किए हैं, वरीयता प्राप्त की है, उसके वोटों का हम क्या करेंगे, विभाजन या क्या करवाएंगे, संक्रमण करवाएंगे। और संक्रमण करवा के ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि व्यक्ति को न्यूनतम कोटा एक किसी को प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं था 1969 से पहले कि इसकी प्रणाली की कहीं जरूरत पड़ी थी, क्योंकि जिसकी सरकार होती है मान लो जो बहुमत में होती है तो सीधी सी बात है कि वो 50% से ज्यादा अगर बहुमत है, मान लो जैसे मान लो लोकसभा के अंदर हमें बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए सपोज दैट, तो जिस पार्टी के पास पहले ऑलरेडी 290 सीटें हैं मान लो, तो उसके लिए तो इजी है, 50% तो वो अकेली कवर कर लेगी अपना। तो इस हिसाब से कभी भी दूसरे चरण की गणना की जरूरत नहीं पड़ी थी राष्ट्रपति के चुनाव में। एक बार ऐसा हुआ कब, 1969 में, जब ये वोटों का क्या किया गया था, संक्रमण किया गया था। सबसे कम वरीयता वाले जो वोट थे उनको दूसरे वोटों के अंदर संक्रमित किया गया था। तो ऐसे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वीवी गिरी। तो वीवी गिरी मैंने बताया था एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत के जो दूसरे चरण की या दूसरी वरीयता से चुने गए थे। बाकी आज तक इतिहास में पहली वरीयता ही राष्ट्रपति को निर्वाचित कर देती है। ठीक है, तो ये प्रणाली हमने यहां तक की बातें कल वाले वीडियो में की थी। अब कुछ एक बातें अपने राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर और डिस्कस करते हैं। ये सारे पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसकी अधिसूचना या उसका गजट नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव का घोषणा जो है या अधिसूचना जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है, भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये चुनाव जो है इसके घोषणा करेगा कि इतनी तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। और ये टाइम पीरियड लगभग रहता है, जैसे वर्तमान राष्ट्रपति है मान लो, उनका जैसे कार्यकाल मान लो 2027 में खत्म हो रहा है सपोज दैट, ठीक है, तो उनका कार्यकाल मान लो 25 जुलाई 2027 को समाप्त हो रहा है। तो इससे 60 दिन पहले कम से कम
चुनाव आयोग क्या करेगा, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। मतलब 2 महीने का टाइम रहेगा, जब पहले वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होना, समाप्त होने वाला हो, उस समय से ठीक 60 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी करेगा गजेट में, कौन, निर्वाचन आयोग, और वो राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि निर्धारित कर देगा कि फला तिथि को राष्ट्रपति का क्या होना है, चुनाव होना है। ठीक है, तो 60 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी होता है। अब सपोज दैट अचानक ये पद रिक्त हो जाए, ऐसा भी तो संभव है कि 5 साल से पहले अचानक मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, या वो त्याग पत्र दे दे मान लो, तो ऐसी स्थिति में संविधान हमारा ये कहता है कि यथाशीघ्र नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि उस पद के रिक्त होते ही तुरंत ही क्या होना चाहिए, नए राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा कर दी जानी चाहिए। तो उसमें ये नियम लागू नहीं होता 60 दिन वाला, उसमें तो शब्द यही लिखा हुआ है कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सकता है उतना जल्दी नोटिफिकेशन चुनाव आयोग क्या कर दे, जारी कर दे। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव आयोग। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाता है क्योंकि भारत में देखो लोकसभा के चुनाव हो और राज्यसभा के चुनाव हो, इनका नोटिफिकेशन जो है वो आप जनरली ये सोचते होंगे कि चुनाव आयोग जारी करता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो संसद के चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उनका नोटिफिकेशन चुनाव आयोग जारी नहीं करता है, उनका नोटिफिकेशन राष्ट्रपति जारी करता है। चुनाव आयोग तो केवल चुनाव संपन्न करवाता है, चुनाव को चलाना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना, ये सारे काम किसके होते हैं, चुनाव आयोग के होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति उसके चुनाव के जो नोटिफिकेशन है उसको क्या करेगा, जारी करेगा। हाँ, चुनाव आयोग क्या करता है, उस चुनाव की तिथि घोषित करता है। ठीक है, तिथि घोषित करता है, लेकिन गजेट नोटिफिकेशन जो है वो किसकी तरफ से जारी किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति के खुद के चुनाव का नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग ये नोटिफिकेशन जारी करता है। ठीक है, चलिए और देखिए, अब आप जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा उस समय जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं चुनाव में, वो अपना नामांकन किसको प्रस्तुत करेंगे, कोई ना कोई उनका रिटर्निंग अधिकारी होगा। क्या होगा, रिटर्निंग अधिकारी। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई एमपी या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वो कलेक्टर या एसडीएम के पास जाकर अपना नामांकन प्रस्तुत करता है, फॉर्म भर के देता है कि मैं इस पद के लिए अपनी योग्यता रखता हूं और मैं इस पद के लिए निर्वाचित होने का चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो वो जो राष्ट्रपति के पद का जो चुनाव है उसका जो उम्मीदवार होगा वो किसके समक्ष प्रस्तुत होकर अपना निर्वाचन पत्र जो है वो प्रस्तुत करेगा, नामांकन पत्र प्रस्तुत करेगा। तो ये एक पद है अलग से लोकसभा का महासचिव, और सेम ऐसा ही पद राज्यसभा में भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा महासचिव बोलते हैं। तो ये दोनों ही चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन होता अक्सर यह है कि एक बार जैसे मान लो पिछले राष्ट्रपति चुनाव में मान लो राज्यसभा का महासचिव जो है वो चुनाव अधिकारी बना, सपोज दैट 2022 वाले में। अब जब अगला चुनाव होगा 2027 वाला, तो उसमें राज्यसभा वाला नहीं बनेगा, कौन बनेगा, लोकसभा वाला बन जाएगा। फिर अगला 2032 का चुनाव होगा तो लोकसभा वाला नहीं बनेगा, फिर कौन बन जाएगा, राज्यसभा का महासचिव बन जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव बनते रहते हैं, एक बार लोकसभा वाला महासचिव बन गया, दूसरी बार कौन बन जाएगा, राज्यसभा वाला बन जाएगा। तो चुनाव अधिकारी कौन होता है राष्ट्रपति के चुनाव का, यानी कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है वो किसके समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है ये, ध्यान रखना। ये कौन है, लोकसभा महासचिव है। इस पद का भी उल्लेख अपने लोकसभा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में कि ये क्या, कौन होता है और क्या इसके कार्य होते हैं। तो लोकसभा महासचिव भी हो सकता है और राज्यसभा का महासचिव भी हो सकता है। जैसे 2022 का जो चुनाव था उसमें चुनाव अधिकारी के रूप में राज्यसभा के महासचिव थे जिनका नाम क्या था, पीसी मोदी। क्या नाम था, पीसी मोदी। तो ये लेटेस्ट है थोड़ा, अभी के राष्ट्रपति जो वर्तमान में है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनके चुनाव में था, तो उठा के पूछ सकता है ये आपसे कि 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव अधिकारी के रूप में किसने कार्य किया था, तो कौन थे, पीसी मोदी के रूप में, राज्यसभा के महासचिव थे। अब और पॉइंट देखिए आप, अब देखो सामान्य रूप से जब भी हम चुनावों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हर एक कैंडिडेट को कोई ना कोई चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। चुनाव आयोग उसको क्या देता है, चुनाव चिन्ह देता है। लेकिन राष्ट्रपति वाले चुनाव में कोई चुनाव चिन्ह जारी नहीं होता। ठीक है, चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता क्योंकि राष्ट्रपति का पद कोई राजनीतिक पद नहीं है। ये कोई राजनीतिक या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है। राष्ट्रपति जो है ये क्या है, संवैधानिक पद के लिए चुनाव लड़ रहा है। किसी राजनीतिक पद, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, या एमएलए या एमपी बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो इसके चुनाव में जो बैलेट जारी होते हैं या जो
चुनाव पत्र होता है जिसके ऊपर वोट डालना होता है, उसके ऊपर सिर्फ दो ही चीजें लिखी होती है। इस साइड में कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, जैसे मान लो 4 कैंडिडेट थे, चारों कैंडिडेटों का नाम लिखा होगा, और उसके सामने बस इतना लिखा होगा वरीयता। दूसरा क्या लिखा होगा? वरीयता। जैसे मैं वोट डालने गया तो मैं सबसे पहले जैसे बी के आगे मैंने 1 लिख दिया, इसका मतलब मेरी पहली पसंद जो है वो कौन है? बी व्यक्ति है। फिर मैंने मान लो डी के आगे 2 लिख दिया, फिर सी के आगे मैंने 3 लिख दिया, और ए के आगे मैंने 4 लिख दिया। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या दिया है? वरीयता के हिसाब से वोट दिया। कहीं भी इसमें कैंडिडेट के नाम के आगे चुनाव चिन्ह जैसा शब्द नहीं होता या कोई निशान नहीं होता इसका। फिर और देखिए, ये चुनाव को ईवीएम मशीन से नहीं होते। जैसे सामान्य रूप से जो चुनाव होते हैं हमारे एमपी एमएलए के, वो किससे होते हैं? ईवीएम मशीन से होते हैं। लेकिन इसमें बैलेट मतपत्र होता है। बैलेट मतपत्र के बारे में अगर आप जानते हो तो एक कागज होता है, उस कागज का कोई रंग होता है। जैसे सपोज दैट राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो कागज काम में आता है वो 2 कलर के होते हैं, एक हरे रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। यानी कि ये जो मतपत्र बना हुआ है, इस मतपत्र का रंग या तो ग्रीन होगा या कैसा होगा? पिंक होगा। 2 कलर के होते हैं ये। तो हरे रंग वाले जो मतपत्र होते हैं वो तो सिर्फ एमपी को दिए जाते हैं, लोकसभा का या राज्यसभा के जो एमपी है उनको दिए जाएंगे। और जो एमएलए वोट डालेंगे वो किस मतपत्र पर डालेंगे? गुलाबी वाले पे डालेंगे, ताकि जब काउंटिंग होगी तो इनको अलग अलग करना आसान हो, पता चल जाएगा कि ये एमपी वाले हैं और ये किसके हैं? एमएलए वाले हैं। समझिए बात। तो इसमें किसी भी प्रकार की ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट नहीं डाले जाते, बल्कि किससे डाले जाते हैं? बैलेट मतपत्र से डाले जाते हैं। ठीक। फिर देखिए एक पॉइंट और, आप चुनाव के अंदर नोटा का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता? नोटा। नन ऑफ दी अबोव। नोटा का प्रयोग, नोटा का मतलब क्या है? नन ऑफ दी अबोव, यानी कि मेरी ये चारों ही पसंद नहीं है, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं कह सकता। अगर कोई कैंडिडेट वोट ना दे, इनको किसी को भी ना दे, तो उस मतपत्र को इनवैलिड घोषित कर देंगे। वो अवैध मतपत्र है, उसकी वैधता नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब राष्ट्रपति का जब वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी जब, तो काउंटिंग में उस मतपत्र को शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब वरीयता देना उसके लिए क्या होगा? अनिवार्य होगा। वरीयता देना क्या होगा? अनिवार्य होगा। वो नोटा का प्रयोग नहीं कर सकता, इसमें नन ऑफ दी अबव का प्रयोग नहीं कर सकता, जो सामान्य चुनाव में होता है। ये वो डिफरेंस बता रहा हूं मैं जो सामान्य चुनाव में और राष्ट्रपति चुनाव में पाए जाते हैं। ठीक है। और अपने सामान्य चुनावों का तो हमें पता होता है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बातें सारी अपोजिट है सामान्य चुनाव से। फिर और देखिए आप, ये देखो आप, चुनाव में विप जारी नहीं की जा सकती। क्या जारी नहीं की जा सकती? विप। अब ये विप क्या होती है अपने आप में देखो, इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट तो एक बार बता देता हूं, बाकी तो आगे बात करेंगे हम इसकी। विप का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं सचेतक। सचेतक एक्चुअल में क्या होता है? लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभाएं हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपना एक कोई भी सदस्य जो होता है उसको सदन में सचेतक लगाती है, विप लगाती है। क्या लगाती है? विप। जैसे मान लो भारतीय जनता पार्टी है तो वो लोकसभा में भी अपना विप लगाएगी और राज्यसभा में भी अपना एक व्यक्ति नियुक्त करेगी। कांग्रेस पार्टी है तो वो भी अपना एक विप नियुक्त करती है लोकसभा में और एक कहां करती है? राज्यसभा में। ऐसे ही राज्य की विधानसभा है, मान लो राजस्थान की विधानसभा है मान लो, तो उसमें भी बीजेपी पार्टी का अपना सचेतक होगा और कांग्रेस पार्टी का अपना सचेतक होगा। अब ये सचेतक क्या काम करते हैं? इनका काम होता है जब भी सदन में वोटिंग की बारी आती है, किसकी बारी आती है? वोटिंग की बारी आती है, तो उस समय ये अपनी पार्टी के एमएलए या एमपी को बताते हैं कि आपको वोट किसको देना है, आपको वोट किसको देना है। मतलब अगर विधेयक जो बिल लाया जाता है संसद में, उस बिल के पक्ष में वोट देना है या उस बिल के विपक्ष में वोट देना है या उस बिल के ऊपर वोट नहीं देना है, यह बात अपनी पार्टी के एमएलए या एमपी को कौन बताता है? सचेतक बताता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रकार की विप जारी नहीं की जा सकती। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी वाला सचेतक अपने कैंडिडेट्स को यह नहीं कह सकता कि आपको फला आदमी को वोट डालना है। कहने का मतलब वोट डालने के लिए वो क्या है? स्वतंत्र हैं। किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को कोई भी पार्टी का कैंडिडेट वोट कर सकता है। समझ रहे बात? यानी कि विप जो सचेतक जो विप जारी करता है, आदेश जारी करता है, उस आदेश को मानना इन पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों के लिए जरूरी होता है। अगर ये इसका आदेश नहीं मानते हैं मान लो,
तो इनके ऊपर एक कानून लागू हो जाता है जिसको दल बदल कानून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल बदल कानून बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई सदस्य अपनी पार्टी के आदेशों की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके प्रति दल बदल कानून लागू करके उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई एक पार्टी का कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी से समर्थित कैंडिडेट को वोट देता है, वैसे तो जो उम्मीदवार आते हैं राष्ट्रपति के वो किसी पार्टी से नहीं आते हैं, पार्टी उनको केवल क्या देती है? अपना समर्थन देती है। जैसे मान लो एनडीए गठबंधन है, इधर इंडिया गठबंधन है मान लो, तो ये अपनी तरफ से एक एक कैंडिडेट को समर्थन देते हैं। जैसे एनडीए ने कह दिया मेरी तरफ से ये व्यक्ति आएगा चुनाव लड़ने, इसने कहा मेरी तरफ से ये आएगा। अब जरूरी नहीं है कि एनडीए के सारे जो व्यक्ति हैं या सारे सदस्य ए को ही वोट दे, वो चाहे तो बी को भी वोट दे सकते हैं। कहने का मतलब इनके ऊपर क्या नहीं जारी हो सकती? व्हिप जारी नहीं हो सकती। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता, जो सामान्य चुनावों में होता है। बाकी चुनावों में तो दल बदल कानून लागू होता है। व्हिप का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति की सदस्यता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी दूसरे को भी वोट कर दिया तो उस कंडीशन में उसको व्हिप का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पहली बात तो व्हिप जारी नहीं होती, और अगर कोई कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को वोट कर भी दे, इसीलिए इस चुनाव को क्या रखा गया है? गुप्त रखा गया है, कि बताना ही नहीं है कि आपने वोट किसको दिया था। ठीक है, इसीलिए ये चुनाव क्या है? सीक्रेट है, गुप्त चुनाव है। कहने का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में ना तो व्हिप जारी होती और न ही दल बदल का कानून इसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में सारी यूनिक सी बातें हैं कि इसका नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, निर्वाचन अधिकारी कौन होता है जिसके समक्ष निर्वाचन प्रस्तुत करता है उम्मीदवार। ठीक है, उसके बाद में चुनाव चिन्ह नहीं होता, बैलेट मतपत्र से वोट डाले जाते हैं, नोटा का प्रयोग नहीं होता, व्हिप का प्रयोग नहीं होता, दल बदल कानून भी लागू नहीं होता। तो ये सारी बातें जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक, अब देखो, जब कैंडिडेट अपना वोट, अपना नामांकन प्रस्तुत करेगा, कोई भी व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवार, जैसे मैंने बताया आपको, ये 4 जने खड़े हो रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए। तो जब ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति ही सदन का कोई उठ के और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना शुरू कर देगा, या भारत का कोई भी व्यक्ति आया, भारत का कोई भी नागरिक आया और वो कह दे कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो देश का क्या है? सर्वोच्च पद है। तो उसके बारे में एक प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो भी अलग होनी चाहिए। तो हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति क्या होगी ये तो बताया हुआ था भी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। लेकिन वो प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी उसके बारे में सारी बात संसद के ऊपर छोड़ी गई थी, कि संसद उसके संबंध में कोई कानून या अधिनियम बना ले और उसके हिसाब से राष्ट्रपति का आगे क्या कर ले? चुनाव करवा ले। समझिए, जैसे हमने 42वें संविधान संशोधन से क्या कर लिया था? राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना को आधार बना लिया। तो ये संविधान संशोधन किसके द्वारा किए जाते हैं? संसद द्वारा। तो संसद अगर उपयुक्त समझे, ठीक समझे, तो ऐसा कोई अधिनियम बना के, कानून बना के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में तब्दीली कर सकती। तो इसी को देखते हुए संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के निर्वाचन के लिए एक अधिनियम बनाया। वो अधिनियम शुरू में बना था तब तो 1952 में बना, और बनने के बाद 2 बार इसमें संशोधन हो चुके हैं। एक बार 1974 में संशोधन हुआ और दूसरी बार कब हुआ? 1997 में। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में या नियमों के संबंध में जो अधिनियम बनाए गए हैं वो 1952 में बनाए गए। संशोधित इनको कब किया गया? 1974 और 1997 में। अब इसमें क्या बात कही गई कि राष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति अगर अपनी उम्मीदवारी जताता है, चारों में से, मान लो ये 4 खड़े हुए थे, तो कम से कम निर्वाचक जो मंडल है उसमें से एक आदमी उसका प्रस्तावक होना चाहिए। मतलब एक आदमी ये इस बात का समर्थन करने वाला होना चाहिए कि ए व्यक्ति जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, और एक व्यक्ति ही खड़ा होकर उसका क्या करे? अनुमोदन करे। वो कह दे कि हाँ मैं इसके पक्ष में हूं, मैं इसके क्या हूं? पक्ष में हूं। तो एक तो क्या होता है? प्रस्तावक, और एक उस बात का क्या करते? समर्थन करते। तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है।
समझिए बात। शुरू में जब ये लागू हुआ था 1952 में, तब तो ये संख्या क्या थी, एक एक थी, एक प्रस्तावक और एक ही क्या था, अनुमोदक था। लेकिन ये होने निर्वाचक मंडल में से ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर के सदस्य को ले जाए वो और ले जाके कह दे कि ले ये मेरा प्रस्तावक है और ये मेरा अनुमोदक है, ऐसा नहीं होगा। होना निर्वाचक मंडल में से ही चाहिए। कहने का मतलब या तो कोई एमपी होना चाहिए या एमएलए होना चाहिए निर्वाचित, वही उसके प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकते हैं। तो शुरू में तो एक प्रस्तावक एक अनुमोदक था, और उस समय जमानत राशि नहीं हुआ करती थी जैसी आज है। जैसे आज राष्ट्रपति के पद का जो उम्मीदवार होता है वो जब अपना नामांकन प्रस्तुत करता है तो उसको लोकसभा महासचिव के पास 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। वो आरबीआई के नाम से लिख के देता है या आरबीआई के नाम से चेक देता है, और वो महासचिव के पास क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। महासचिव उसको आरबीआई के खाते में जमा करवा देता है। समझिए, तो शुरू में कोई भी जमानत राशि नहीं हुआ करती। फिर जब 1974 में यह संशोधित हुआ तो बढ़ा दी गई, प्रस्तावकों की संख्या 1 से कितनी कर दी गई, 10 कर दी गई। क्योंकि शुरुआत में जब ये एक एक थे ना, उस समय बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे राष्ट्रपति का, 15-15, 17-17 कैंडिडेट चुनाव लड़ लेते थे। अब इतने सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव प्रक्रिया सही नहीं रहेगी, पता ही नहीं चलेगा कि किसको कोटा मिल जाएगा, क्योंकि वो तो आगे से आगे मत संक्रमित होंगे, तो संक्रमित होंगे तो किसके पक्ष में निर्णय चला जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। तो फिर कहा कि इनकी संख्या बढ़ाओ, एक वाले को 10 करो और एक वाले को क्या करो, 10 करो। कम से कम उस व्यक्ति के समर्थन में 10 लोग प्रस्तावक होने चाहिए और 10 लोग ही उसका क्या होना चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। और साथ में जमानत राशि भी रखो, कितने, 2500 रुपए। तो एक बार ये यूपीएससी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि का प्रावधान कब किया गया था, तो ये 1974 में हुआ था, और जमानत राशि पहली बार रखी गई थी वो कितनी थी, 2500 रुपए रखी गई थी। फिर 1997 में इसको और संशोधित किया और इन प्रस्तावकों की संख्या 10 से बढ़ा के कितनी की गई, 50 की गई, और अनुमोदक जो है उनकी संख्या भी कितनी की गई, 50 की गई। तो 1997 से पहले 10-10 हुआ करते थे, लेकिन 1997 के बाद जितने भी चुनाव हुए उनमें प्रस्तावक और अनुमोदक कितने कितने, 50-50 है। और जमानत राशि भी 2500 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 15,000 कर दी गई। और ये जो जमानत राशि होती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसके नाम से जमा की जाती है। किसके नाम से, आरबीआई के नाम से। अब इस जमानत राशि का क्या होता है, ये जमानत राशि के दो प्रावधान हैं। ये कैंडिडेट को वापस भी लौटाई जा सकती और इसको जब्त भी किया जा सकता, दोनों ही काम हो सकते। वापस तो कब लौटाई जाएगी, जब वो एक कोटा प्राप्त कर ले, और वापस तब नहीं लौटाई जाएगी जब वो उस कोटे से कम मत प्राप्त करे। अब ये कोटा क्या है अपने आप में, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाने लायक है। सामान्य तौर पर क्या होता है, जब भी भारत में कोई चुनाव होता है ना, उसमें मान लो कोई कैंडिडेट जितने वोट पड़े हैं, जैसे मान लो किसी चुनाव में 1 लाख वोट पड़े हैं, कितने वोट पड़े, 1 लाख वोट, और उस चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हुए थे, 4 कैंडिडेट खड़े हुए, तो 1 लाख वोट का 1/6 भाग जिस कैंडिडेट को मिल गया उसकी तो जमानत राशि वापस हो जाएगी। कहने का मतलब लगभग 16,500 के आसपास जिस कैंडिडेट को वोट मिल जाएंगे उसकी तो जमानत राशि वापस लौटा दी जाएगी। लेकिन जिसको 9,000 या 10,000 या 12,000 14,000 कितने भी मिले, उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। यानी कि टोटल वैध मतों का, टोटल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। सामान्य चुनाव में तो यही बात है, राष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ी बात अलग है। राष्ट्रपति के चुनाव में बात क्या अलग है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल वोट पड़े कितने, 1 लाख, लेकिन न्यूनतम कोटा जो था वो कितना था, एक कैंडिडेट को जो प्राप्त करना था 50,001, यानी कि 50% से क्या होना चाहिए, एक ज्यादा मिलना चाहिए। तो निर्धारित कोटा था कितना, न्यूनतम कोटा था कितना, 50,001। अब जो जमानत राशि की गणना होगी वो टोटल वोटों के आधार पर नहीं होगी, बल्कि इस न्यूनतम कोटा का 1/6 मत होने चाहिए। ठीक है, न्यूनतम निर्धारित जो कोटा है, जो राष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक होता है, उस निर्धारित न्यूनतम कोटे के कितने % होने चाहिए, 1/6 होने चाहिए। टोटल पड़ने वाले वोटों का 1/6 राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होते।
तो आपसे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कभी तो ये पूछा जाए कि एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त की जा सकती है जब उसने टोटल वैध मतों का 1/6 प्राप्त न किया हो, उसने कुल मतों का 1/6 प्राप्त न किया हो, या उसने निर्धारित न्यूनतम कोटा के लिए आवश्यक मतों का 1/6 प्राप्त न किया हो। तो यहां कंडीशन अलग है, सामान्य चुनाव से ये क्या है, अलग है। ठीक है, तो इस बात का भी स्पेशली अपने को इसमें ध्यान रखना है आपको। ये देखो आप, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या करने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक मतों की संख्या, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक मत कितने होते हैं, 50% + 1 होते हैं, उसका 1/6 भाग न मिलने पर जमानत राशि क्या होगी, जब्त। ठीक है, टोटल वैध मतों का 1/6 नहीं है, राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक मतों की संख्या का कितना है, 1/6 है। ठीक है, तो अपने आप में थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है ये, बिल्कुल। ठीक है, ये तो क्वेश्चन कभी कभी पूछे भी जाते रहे हैं ये वाले तो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया कभी, तो हो सकता है बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। ठीक, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर काम आने वाली पूरी प्रक्रियाएं हैं अपनी, समझे बात या नहीं आप। तो राष्ट्रपति चुनाव हर तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी हर एक बात जो है वो सामान्य चुनाव से थोड़ी क्या है, अलग है। ठीक है, उसमें जितनी भी प्रक्रिया इस्तेमाल में ली जाती है वो सारी अलग है, इसलिए यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर पेपर में लैंग्वेज वाला पूछता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अनुच्छेद पे अपने बात करते हैं, अनुच्छेद नंबर 56। और ये 56 वाला जो अनुच्छेद है, ये राष्ट्रपति पद के ऊपर जो व्यक्ति नियुक्त हो गया है या राष्ट्रपति बन गया है, वो कितने समय के लिए इस पद पर कार्य करेगा, उसकी पद अवधि क्या होगी। तो ये पद अवधि के बारे में सारी बातें करते हैं। देखिए आप, राष्ट्रपति पद धारण करने वाला जो व्यक्ति है वो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहता है। किससे, पद ग्रहण करने की तिथि से। यहां तक पे क्वेश्चन बन जाते हैं पॉलिटी में, जैसे क्वेश्चन आएगा कि एक राष्ट्रपति पद की पद अवधि होती है निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष तक, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, उम्मीदवारी जताने से 5 वर्ष तक, या चुनाव की तिथि से 5 वर्ष तक। तो जब वो पद ग्रहण कर लेगा, शपथ ले लेगा जिस दिन, उस दिन से उसका कार्यकाल या पद अवधि क्या होगी, शुरू होगी। निर्वाचन तिथि से नहीं मानी जाती है, अक्सर ही प्रश्न आता है ये ऑप्शन में देके। तो पद ग्रहण की तिथि से मानेंगे हम उसको, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। सामान्य अवधि तो यही होती है। अब इस दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है, उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र लिखता है तो वो टू दी हेडमास्टर, जैसे हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, तो वो टू दी वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि संबोधित एड्रेस किसको करता है, उपराष्ट्रपति को एड्रेस करता है कि मैं ये अपना त्याग पत्र किसके नाम लिख रहा हूं, उपराष्ट्रपति के नाम लिख रहा हूं। तो इसी यानी कि 56 के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर ये क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, इतनी माइनर बातें भी आपको ध्यान रखनी है इसमें। ये हम जो बात पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद बता रहा है हमें, 56 तो बता रहा है। 56 में आगे 56 फर्स्ट ए बता रहा है, 56 फर्स्ट ए बता रहा है ये बात। ठीक है, और ये बात क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ। फिर देखो आप इसका 56 का 1 का पार्ट 2 क्या बता रहा है, संविधान का अगर राष्ट्रपति ने अतिक्रमण कर लिया, वायलेशन कर दिया, उसका संविधान में लिखी गई किसी बात से अलग कार्य कर दिया पद पर रहते हुए, तो वो क्या माना जाएगा, संविधान का अतिक्रमण माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। उस कंडीशन में अनुच्छेद 61 में दी गई एक प्रक्रिया है जिसका नाम क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया। उस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। एक तो खुद हट जाए, त्याग पत्र दे दे उपराष्ट्रपति को, और दूसरी स्थिति यह है कि संविधान का वो क्या कर दे, अतिक्रमण कर दे। संविधान में लिखी गई किसी बात से अलग वो कोई कार्य कर दे जो संविधान की सीमाओं से बाहर जाकर किया है उसने, तो वो संविधान का क्या माना जाएगा, अतिक्रमण माना जाएगा। तो अतिक्रमण के आधार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, 56(1)(b) या ख। कै में तो त्याग पत्र है और ख में क्या है, अतिक्रमण के बारे में। फिर गै क्या कहता है, राष्ट्रपति 5 साल के बाद भी, सामान्य अवधि उसकी कितनी है, 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी उस समय तक पद पर बना रहेगा
जब तक कि नया राष्ट्रपति पद धारण न कर ले। तो जैसा मैंने बताया था, ये उसकी क्या होती है, सामान्य अवधि होती है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी बन जाए जिसमें परिस्थिति सामान्य न रहे, सामान्य कब नहीं रहेगी, मान लो राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पॉसिबल न हो पा रहा हो, थोड़ा सा डिले हो रहा है उसमें, और इधर से राष्ट्रपति का 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल पूरे होते ही वो पद से हट जाएगा। वो उस समय तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता या नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता और वो शपथ ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये 56 के फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, कै, ख और गै, ए, बी और सी के रूप में। तो तीनों बातें ध्यान रखनी है, सीक्वेंस में ध्यान रखनी है, ठीक है। अब 56 के फर्स्ट में तो ये 3 बातें थी, 56 के सेकंड में क्या बात लिखी हुई है देखो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अगर देगा तो संबोधित तो किसको कर रहा है, वो उपराष्ट्रपति को कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति इसको स्वीकार नहीं करता है। बात समझ आ रही? राष्ट्रपति इसको क्या नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। राष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसको प्रेषित करता है, लोकसभा अध्यक्ष को। वो जो त्याग पत्र आया है राष्ट्रपति के नाम, तुरंत वो किसको पहुंचा देगा, लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचा देगा। और लोकसभा अध्यक्ष उस त्याग पत्र को अंतिम रूप से क्या करता है, स्वीकार करता है। तो यहां ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अगर दे तो वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन उपराष्ट्रपति उस त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार करने का काम जो वो किसका रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष को रहेगा। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का क्या होता है, महासचिव होता है, ठीक है। तो वहां नामांकन प्रस्तुत करता है और यहां लोकसभा अध्यक्ष उसका क्या करता है, त्यागपत्र स्वीकार करता है, ठीक है। यहां राज्यसभा अध्यक्ष जो है वो इसको स्वीकार नहीं करता, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें जो थी वो अनुच्छेद नंबर 56 की बातें थी अपनी, ठीक। 56 नंबर में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में ये टोटल बातें थी अपनी। चलिए नेक्स्ट देखिए अब आप अनुच्छेद नंबर 57 बहुत जनरल सी बात करता है कि राष्ट्रपति का क्या हो सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति का क्या हो सकता है, पुनर्निर्वाचन। हाँ, एक मिनट, क्लास के बाद डिस्कस करें, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 57 जो है ये किसके बारे में बता रहा है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में। यानी कि भारत का संविधान ये बाउंडेशन नहीं लगाता किसी व्यक्ति के ऊपर वो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बारे में हमारा संविधान साइलेंट है, कुछ नहीं कहता। कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन करके राष्ट्रपति बन सकता है। तो आज तक तो ऐसा एक ही बार हुआ है जब हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे थे, 1952 से 1962 की अवधि तक। एक बार तो अंतरिम राष्ट्रपति बने थे वो 1950 में, और दोबारा जब नया राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था हमारा 1952 में, तो उस 1952 के चुनाव में जीते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसके बाद में 1957 तक इनका कार्यकाल रहा। 1957 में इन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा और 1962 तक दोबारा ये क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। तो आज तक 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले तो एक ही व्यक्ति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। साइलेंट है, कुछ नहीं कहता, बस एक लाइन कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में तो स्पष्ट लिखा होता है कि वहां 2 बार ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बन सकता। लेकिन अपने यहाँ चुनाव के अंदर ऐसा नहीं लिखा गया संविधान में कहीं भी, ठीक। चलिए अब अपने बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 58 नंबर अनुच्छेद की। इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, चुनाव लड़ता है वो, और चुनाव लड़कर राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए, तो चुनाव लड़कर राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले उसको कुछ योग्यताएं पूरी करनी पड़ेगी। ये योग्यताएं पूरी होगी तभी वो इस पद को धारण करेगा, अदरवाइज इस पद को धारण करने का अधिकार उसका नहीं होगा। पहली योग्यता क्या है, देखिए आप, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद हेतु योग्य होगा यदि क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हालांकि इसमें एक बात हम ये भी कहते हैं कि ये जो नागरिकता है ये जरूरी नहीं है कि जन्म से हो। यानी किसी व्यक्ति का जन्म से भारतीय नागरिक होना राष्ट्रपति बनने की शर्त नहीं है। सिर्फ यह है कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। यानी कि अगर किसी दूसरे देश के व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता दे दी गई है
तो वो व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनने के क्या होगा, योग्य होगा। इसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जन्म से भारतीय नागरिक होना चाहिए। जन्म के बाद अर्जित जो नागरिकता होती है, जो बाद में संविधान के अंतर्गत उसको दी गई है, वो व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनने के क्या होगा, योग्य होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात देखिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। कितनी आयु? 35 वर्ष की आयु। और ये आयु जो है ये न्यूनतम आयु है, इस बात का भी ख्याल रखना। यह आयु क्या है? मिनिमम एज है। ये ऐसे क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पुट हुए हैं पॉलिटी में। जैसे वो लिख देगा कि राष्ट्रपति की कौन सी एक योग्यता नहीं है, और उसमें लिख देता है वो पहली योग्यता ये लिख देता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी ये लगता है कि उसकी अधिकतम आयु 35 वर्ष हो जानी चाहिए, और अपने अधिकतम पे ध्यान नहीं देते हैं। हम सीधा 35 पे जाते हैं कि हाँ 35 तो होती है आयु, सही है, लेकिन वो पहले जो शब्द लगा रहा है उसका भी कोई मायना होगा, तभी वो दे रहा है ऑप्शन में उसको। तो ये अधिकतम आयु नहीं है, ये क्या है? न्यूनतम आयु है। कम से कम 35 वर्ष की आयु उसको पूर्ण कर लेनी चाहिए। दूसरी योग्यता ये। तीसरी क्या है देखिए आप, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो, वो योग्यता रखता। किसकी सदस्यता? लोकसभा सदस्य। अब यहां भी क्वेश्चन बन जाता है, सीधा आ जाता है ये संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता। ऑप्शन में डाल देते हैं और अपने पढ़ लेते हैं कि संसद और लोकसभा तो एक ही बात है, लेकिन यहां जो लिखी गई है वो केवल किसके लिए लिखी गई है? लोकसभा के लिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए योग्य नहीं है। जो संविधान में लिखी हुई बात है वो किसके लिए? लोकसभा के सदस्य की। अब आप सोचोगे लोकसभा और राज्यसभा में फर्क क्या है, तो वहां चुनाव में फर्क है, न्यूनतम योग्यता का फर्क है वहां। जैसे लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 साल है और राज्यसभा वाले की कितनी है? 30 साल। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो तीन बातें ये अगर पूरी कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो राष्ट्रपति पद का क्या होगा? उम्मीदवार होगा, यानी कि उसके लिए क्या होगा? योग्य होगा। एक बात और देखो आप इसमें, लाभ का पद धारण न करता हूं। किसका पद धारण न करता हूं? लाभ का पद, यानी कि किसी प्रॉफिट के पद के ऊपर कार्य नहीं कर रहा हूं। अब ये लाभ का पद क्या होता है, ये हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया हुआ है। हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया हुआ है ये कि लाभ के पद में कौन शामिल होगा, किस व्यक्ति को हम लाभ के पद पर मानेंगे। लेकिन संविधान ने यह कहा था कि संसद जब चाहे तब इसको क्या कर दे? परिभाषित कर दे। तो संसद अपने को नियम बनाकर या कोई विधि बनाकर इसको क्या करती है? परिभाषित करती है। तो अभी की जो विधि बना रखी है उसके हिसाब से राष्ट्रपति का स्वयं का पद, राष्ट्रपति का स्वयं का पद, मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति वर्तमान में है और वो दोबारा चुनाव लड़े, दोबारा क्या लड़े? चुनाव लड़े, तो उसको हम लाभ के पद पर नहीं मानेंगे। उपराष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ रहा है उसको नहीं मानेंगे, राज्यपाल को नहीं मानेंगे, केंद्र या राज्य का कोई मंत्री हो तो उसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भी वेतन तो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वेतन तो ले रहे हैं, सरकारी वेतन ले रहे हैं। तो लाभ के पद को संसद ने इसी रूप में परिभाषित किया है कि कोई सार्वजनिक पद पर लगा हुआ व्यक्ति, जो सार्वजनिक पद का मतलब सरकार के अधीन आने वाला कोई पद, उसके ऊपर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति जो वेतन प्राप्त करता है सरकार से, जैसे मान लो मैं ही हूं, ठीक है, या कोई भी ऐसा कर्मचारी हो जो सरकार से क्या प्राप्त कर रहा है? वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उसको लाभ का पद माना जाएगा। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर रहा है तो या तो वो सार्वजनिक पद उसको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो इसके योग्य नहीं होगा। यानी कि दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति भी बन जाए और उधर से वो नौकरी भी करता रहे, ऐसा संभव नहीं होगा। तो वो क्या नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सारे पद जो है वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, इन सबको लाभ के पदों में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स है अपने वो सारे अनुच्छेद नंबर 58 के बारे में थे। ठीक, तो आज हमने 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के ऊपर बात की, 55, 56, 57 और 58 के रूप में। इसकी बहुत माइनर जो चीजें हैं वो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, लैंग्वेज के अंदर आपको फंसाया जाता है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। टेस्ट भी करेंगे अपने, MCQ करेंगे, तो उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने करने की कोशिश करेंगे जो आपके दिमाग के स्क्रू जो है उनको थोड़ा सा खोले, दिमाग के जो विस्तार आयाम है उसको थोड़ा सा बढ़ाए, ताकि आप सोचने की क्षमता विकसित करो कि पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।